अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिज़र्व सीट्स का जो केस है ये कैसी सूरत इख्तियार करेगा आइंदा आने वाले दिनों में, जिससे तकदीर तय होगी पाकिस्तान की पार्लिमान की भी और मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी भी। रिज़र्व सीट्स की जिस तरीके से बंदरबांट हुई वो काबिल तहसीन तरीक़ाकार नहीं था, लेकिन ऐसा तरीक़ाकार अपनाया गया जो मुतनाज़ा भी था और लोगों के लिए काबिल कबूल भी नहीं था। 8 फरवरी को लोगों ने जिस जमात को वोट डाले सबसे ज़्यादा, नतीजे में उसके बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स जीते भी, लेकिन हुकूमत में वो जमात नहीं आई। उसमें गलतियाँ बेशुमार लोगों की शामिल होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़ुद भी थी कि वो किसी और सियासी क़ुव्वत के साथ बातचीत से गुरेज़ कर रहे थे और ख़ुद उनकी नशिस्तें उतनी बनती नहीं थी। लेकिन उससे पहले जो एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था कि बल्ले का निशान जो इलेक्शन कमीशन ने उनसे छीन लिया था, उसी के ऊपर मोहर लगाई और कहा कि इसके लिए ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस तरीके से नहीं करवाए गए, इसलिए बल्ले का निशान इनको नहीं मिलेगा। पहला वो मुतनाज़ा मामला था। दूसरा, 8 फरवरी के इंतखाबात का दिन ओके था, दिन के अंदर कोई बहुत शिकायत नहीं थी, लेकिन उसके बाद फॉर्म 47 के साथ जो कुछ हुआ वो दूसरा तनाज़ा था। फिर रिज़र्व सीट्स, जो लोग इंडिपेंडेंट जीत कर असम्बलियों में चले गए थे, उन्होंने पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की और इलेक्शन कमीशन ने उसे पार्लियामेंट्री पार्टी भी डिक्लेयर कर दिया। जब रिज़र्व सीट्स की बारी आई तो उन्होंने कहा रिज़र्व सीट्स तो इनको मिल नहीं सकती, बाकी जमातों में तकसीम कर दी। अब ये पूरा ढांचा जिस तरीके से खड़ा किया गया है, इसके अंदर बहुत कुछ मसनूई है। जो मुरवजा कवानीन, जो आइन की स्पिरिट है, जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, उससे वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, मुतसादम है, उससे हटकर है। असूल ये होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर कि लोगों ने जिसको मुंतखब करके भेजा है अपने वोट की ताकत से, वो जमात पार्लियामान में जाके हुकूमत बनाएगी। यहाँ उल्टा काम हुआ है, जिसको वोट पड़े हैं वो बाहर बैठा हुआ है और जिसको कम वोट पड़े हुए हैं वो हुकूमत बना के बैठा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले माजी के और ये वाला फ़ैसला जो रिज़र्व सीट्स के अंदर आएगा, ये सिर्फ पार्लिमानी जमहूरियत का ही मुस्तकबिल नहीं तय करेगा, बल्कि बहुत सारी जो सियासी कुव्वतें हैं उनका मुस्तकबिल भी तय करेगा। रिज़र्व सीट्स किसको कैसे मिलनी चाहिए और वोट की ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, रिज़र्व सीट्स कैसे मिलनी चाहिए, आज 2 जजेस ने इसके ऊपर अपनी जो ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स दिए उससे वो तरीक़ाकार को बड़ा खुल के उन्होंने बयान कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, सुनिए। एक मिसाल से ही समझ आ जाती है कि सपोज 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक सीट ली है। जी इस एग्जांपल जी बाकी 264 सीट्स इंडिपेंडेंट के पास। जी ठीक है, तो अब एक सीट जो पार्टीज ने ली है वो 70 वोट्स ले लेंगे? नहीं ले सकते। आइन से बात कीजिए। देखिए, ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब एग्जांपल्स दें जबकि फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जरा सुन लीजिए ना, पूरी बात तहम्मुल कीजिए, सुनने की वो भी कर ले। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सीट सिक्योर नहीं करती है, विल देयर बी एलोकेशन ऑफ सीट्स? इसका इम्प्लिसिट है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीट सिक्योर करेगी उसी के प्रोपोर्शन में उनको एलोकेशन होगी। Rule 94 देखें ना, it talks about the percentum share of each political party. So these seats only go to political parties as per their share. तो ये तरीक़ाकार तो जजेस बड़ा खुल के बयान कर रहे हैं, तरीक़ाकार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर मोहर लगाई थी जो बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने इनसे लिया था। क्या वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला डेमोक्रेसी की रूह के मुताबिक था, या सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी तस्दीक की उस फैसले की, क्या वो फ़ैसला आइन की रूह के मुताबिक था? क्योंकि डेमोक्रेसी में इंक्लूसिव प्रोसेस जो होता है ना, जिसमें लोगों की शमूलियत तो वो अपनाया जाता है। किसी बड़ी सियासी जमात को अगर आप इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दें तो वो इंक्लूसिव प्रोसेस नहीं रहता, उसकी स्पिरिट के खिलाफ चली जाती है बात। जस्टिस मुनीब इसको कैसे देखते हैं कि इलेक्शन का फ़ैसला सही था या गलत था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके हक़ में फ़ैसला दिया उसके मतलब उन्होंने रबर स्टैम्प का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। I think it is important to understand what the cascading errors of law to avoid a mistake that may inadvertently made by the Supreme Court and give its seal of approval on the said cascading errors of law. We should not end up in a position where in the end we chasing the form, not the substance, and therefore rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there. तो अगर आप जमहूरियत की बात करें तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें जिसका आगाज होता है सियासी जमात से। मगर अगर आपने जनरली बातें करना ना डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव राइट्स, फिर आखिर तक जाइए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। अब हर कोई ना बोले, हम मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ।
8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ उससे पहले या उसके बाद इलेक्शन से ये क्या पहला मौका था कि पीटीआई के साथ ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2018 में कुछ ऐसा ही पीएमएलएन के साथ किया जा रहा था। उस वक्त उनकी मुंतखब हुकूमत गिराई गई, नवाज शरीफ को जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद जो इनके सेंटर्स इलेक्शन लड़ रहे थे उनसे पार्टी सिंबल ले लिया गया, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, शेर का निशान वापस ले लिया। फिर नवाज शरीफ को जेल से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। बलूचिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत गिरा के बाप पार्टी बनाई गई। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में हर दौर में होता रहा है। पिछले तारीख पूरी पढ़ लें और पाकिस्तान आज जिस मुश्किल से गुजर रहा है ये हमारी इसी हरकतों के सबब हम ये सारा कुछ फेस भी कर रहे हैं। लेकिन उसको मानने पे, उसको समझने से और अपनी राह बदलने पे तैयार नहीं है। हर आईजीआई वाला तजर्बा हर 10 साल बाद हम दोहराते हैं। कभी 70s में चले जाएँ, 40s 50s, जब भी आ जाएँ आपको यही नज़र आएगा कि कोई ना कोई आईजीआई टाइप हम चीज़ खड़ी करते हैं, फिर धड़ाम से 2-3 साल बाद वो नीचे गिरती है, फिर 25-30 साल उसकी लड़ाई में या उसको संभालने में, फाइटिंग में गुजार देते हैं। पीटीआई को भी खड़ा किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, अब गिर गई है, उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसको तोड़ फोड़ के संभाल लें, अभी संभाली नहीं जा रही। जस्टिस अतर मिनल्ला और कादी फायज़ ईसा इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके अंदर भी इत्तेफाक राय नहीं है। दिखाइएगा। इंडिपेंडेंट नहीं है आप बहस कर रहे हैं। मैं इसलिए इंडिपेंडेंट हूं क्योंकि मुझे बैट का सिंबल नहीं मिला। आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, वहां से थोड़ा ले लिया, आपने थोड़ा सा यहां ले लिया। ये सारे मसले और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाते। जो पार्टी जिसको आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्शन करवा लेते, इंटर पार्टी खत्म। जो असल स्टेक होल्डर है, वोटर, वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हियर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट is the right to vote. So political party thi PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections. Level playing field नहीं थी। वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है। सॉरी, let me just complete. हमारे सामने आएंगे। Let me just complete. We are the custodians of the fundamental right. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. जस्टिस अतर उन सारी जो खराबियाँ पैदा हुई हैं उसकी निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन कादी फायज़ ईसा कह रहे हैं कि वो शिकायत अभी हमारे सामने नहीं है। बुनियादी तौर पर माजी जो है, मैं कादी फायज़ ईसा को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, बड़े अपराइट आदमी हैं, तो मेरी उनसे तवक्को यही है कि बल्ले के निशान वाला फ़ैसला जो है मैं तो उसको कहता हूँ दुरुस्त नहीं है। अब उनके पास मौका है कि उससे इस्लाह कर लें, लेकिन माजी हमारा ऐसे ही फ़ैसलों से भरा हुआ है जहाँ हमारी अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट गठजोड़ करके पॉलिटिकल गवर्नमेंट को और पार्लियामान के ख़िलाफ़ फैसले करते रहे। उसी के नतीजे में कोई वज़ीर-ए-आज़म फांसी चढ़ जाता है, किसी को प्लेन कॉन्स्पिरेसी में वो पकड़ लेते हैं, हाईजैकिंग केस में किसी को गिरा देते हैं, किसी के खिलाफ गद्दारी की बात कर लेते हैं। तो अपने मेहमानों से इसी सवाल से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। मुस्तफ़ा साहब, जो बाज़ जजेस के ऑब्जर्वेशन हैं, जस्टिस अतर हैं, मंसूर हैं, जस्टिस मंदोखेल हैं, जस्टिस मुनीब हैं, इतनी पावरफुल ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि जज सारा कुछ तो बोल रहे हैं, तो जब ये फैसले आते हैं उसमें ये रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होती? हाथों से लगाई गई गिरें आखिरकार दांतों से ही खोलनी पड़ती हैं। जो बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस ले लेने का फ़ैसला था, और आपने जिस तरह अपने एक जामे इब्तदाइये के अंदर इस चीज़ का भी जिक्र किया कि यही कार्रवाई एक दफ़ा पहले मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो चुकी है, तो उस फैसले को पजीराई तो नहीं मिली। ना मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ किए गए फैसले को पजीराई मिली थी और ना इस फैसले को पजीराई मिली। और फिर अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस वाला वो किस्सा भी हमारे सामने है कि वहाँ पर जब बरतानिया की हाई कमिश्नर ने इसके ऊपर कोई बात, दो जुमले कह दिए, तो चीफ जस्टिस साहब को वो भी पसंद नहीं आए और फिर उसके बाद उन्होंने ख़त भी लिखा। और मैं ये समझता हूँ कि वो ख़त उन्हें नहीं लिखना चाहिए था। ये ख़त फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू राउट होता तो ज़्यादा बेहतर था। और अगर उन्होंने ख़त लिखना ही था तो उसके मंदरजात में जहाँ पर वो पूरे वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं और बेलफोर डिक्लेरेशन का जिक्र करते हैं, मुसद्दक़ की हुकूमत का जिक्र करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी साम्राज्यी गलती, कॉलोनियल फॉली इस रीजन के अंदर, हमारी अपनी रीजन के अंदर कश्मीर की, उसको भूल जाते हैं। पार्टीशन के जो मामलात थे, तो भारत और हम जिस तरीके से इस मुल्क को चला रहे हैं मलिक साहब, वो इस तरह करियानी की दुकान भी नहीं चलती। हमारी इंसेप्शन से लेकर आज तक शुरू के आप चंद साल निकाल दें
उस वक्त से लेकर आज तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये डिज़ायर रहा है, उनकी ये फैसिनेशन रही है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसके ऊपर कंट्रोल उनका हो। 7 दहाइयाँ गुजर गई, इन 7 दहाइयों में हमने क्या कुछ नहीं किया। बानिए पाकिस्तान की बहन, उनको गद्दार तक ठहरा डाला। हमने फिर साने मशरकी पाकिस्तान भी देखा, जिस शख्स ने आया उसको फिर हमने यहाँ पर फांसी की फंदे पर भी चढ़ते देखा। फिर 80s 90s की जो एरा थी उसके अंदर हमने जब बाकी रीजन के ममालिक तरक्की कर रहे थे उसके अंदर हमने एक और पॉलिटिकल टर्मोइल देखा और जो आज तक जारी है। आज एक साहब पसंद आ जाते हैं तो हर कीमत पर उनको हुकूमत के अंदर लेके आने की कोशिश की जाती है, और फिर जब वो हुकूमत में उनको ले आते हैं और जब उनके साथ फिर मामलात नहीं बन पाते 1-2 साल बाद, तो फिर उनको रुसवा कर रुखसत करते हैं और फिर उसकी जगह जो वेटिंग इन द विंग्स होता है उसको तैयार किया जाता है। आज की सूरत हाल भी तो यही है और यही 7 दहाइयों का हमारा किस्सा है। आज हमने मुल्क को इस नहज पे पहुंचा कर खड़ा कर दिया है कि किसी, आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की जब से पाकिस्तान बना है डिज़ायर है कि वो पावर कंट्रोल करें, वो गालिब रहें, लेकिन ये डिज़ायर पार्लिमान के अंदर मौजूद है लेकिन वो कर नहीं पाते, नाकाम हो जाते हैं। अब तो मुझे लगता है जजेस और अदलिया के अंदर भी ये डिज़ायर जब से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली हुई थी उसके बाद वहाँ पे भी नज़र आती है बड़ी पॉपुलरिज्म बाद मामला एक्टिविज्म के नाम पर जो कुछ इस मुल्क में किया गया इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में और उससे फिर बाद साकिब निसार साहब के दौर में, वो जो इक़्तिदार की तकून है ना, वो अब पार्लिमान, इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, पहले प्रेसिडेंट होता था 58-2B वाला, अब वो जुडिशरी हो गई है। तो इन सारों में अंदर डिज़ायर मौजूद है लेकिन ये 2 पार्टियाँ रह जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, वो एक जो है वो हावी हो जाता है। वो हावी इसलिए हो जाते हैं, ये भी हम सियासतदानों की नाकामी है मलिक साहब, कि हम सियासतदान आपस में जिस तरह 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसके अंदर उस वक्त की जमातों ने ये बैठकर तय किया और बाकायदा ये शिक नंबर 22 है मीसाके जमहूरियत में कि कोई जमात हुकूमत में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कंधों का सहारा नहीं लेगी, जिसे किसी ने माना नहीं, और ना ही जो जमहूरी तरीके से इलेक्ट हुआ होगा उसकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेगा। आज भी अगर हमने, और बाद में वो जमातों ने अमल नहीं किया उस पर, आज भी अगर हमने मुल्क को बहरान से निकालना है तो हमें ये बात बुनियादी तौर पर समझनी पड़ेगी कि ये मुल्क की गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। हमने इस वक्त मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, उनके अंदर इतनी अफरा तफरी है कि इस मुल्क को संभालने के लिए, इसकी सिमत दुरुस्त करने के लिए हमें अपने रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। और सबसे पहला रवैया और सबसे बड़ी इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। उन्हें ये मुल्क उन्हीं को चलाने देना होगा जिनको अवाम मुंतखब करें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। बिलाल साहब आप बताइए, ये कहने से नहीं होगा, इसमें आप लोगों को टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, इस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, इनको कहीं ना कहीं इनका कोई आपस में ऐसा राब्ता साजी का ज़रिया होना चाहिए जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और ये मामला आगे चलें। अभी तक हम एक दूसरे की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। जुडिशरी हॉस्पिटल वेस्ट चेक करने की कोशिश कर रही है, प्राइवेटाइजेशन स्टील मिल की होनी चाहिए, नहीं उस पर पड़ी हुई है, कारके का क्या करना है, रेकोडेक के साथ क्या करना है, मतलब हम पता नहीं क्या कॉमेडी प्रोग्राम हमने पाकिस्तान में चलाया हुआ है, जो काम करने का वो नहीं कर रहे हम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए इस बात से तो मुकम्मल इत्तफाक है कि ये अब सब पिलर्स ऑफ द स्टेट है, सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी, और सबसे ज़्यादा एक्चुअली अगर ज़िम्मेदारी इस सब को ड्राइव करने में किसी की है तो यकीनन सियासी जमातों की है। हवाला दिया मुस्तफ़ा भाई ने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी, आप 18वीं तरमीम भी ले लें। There have been instances with these political leaders, with these political parties, where outcomes have been achieved जो लोग समझते थे कि शायद नहीं मुमकिन। तो ये there are bright spots, और यकीनन आज अवाम की ये तवक्को है कि चाहे जो जमातें पार्लियामान में हैं या पार्लियामान के बाहर जो गुफ्तगू होती है उसमें अवाम के मसाइल का, इन मसाइल का भी हल, और अवाम को जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उसका भी हल आना चाहिए। बुनियादी जो एक नाकामी थी ना COD की, वो अभी इन्होंने भी तज़किरा किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे बीबी के, बीबी मुशर्रफ से NRO की टॉक्स कर रही थी, ये रियलिटी है ना, अब मैं उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दुबई में उनके खुफिया मुज़ाकरात हो रहे थे। फिर नवाज़ शरीफ ने जिस तरीके से पाकिस्तान अब वापस आए हैं या जिस तरीके से PDM ने हुकूमत बनाई है, अगेन आपने उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे का सहारा बना, और इमरान खान तो नोन है कि 2018 में हुकूमत ही उन्हीं के सर पे आई थी, कोई वजह नहीं है इसके अलावा उसके आने की। नहीं देखिए जी, हम तो नवाज शरीफ साहब ने तो खैर जो तो सारे एक ही कश्ती के सवाल, देखिए सब एक ही कश्ती के सवाल। नवाज शरीफ साहब के तो स्टांस में कहीं कोई नहीं सर, ये आप अपनी लीडरशिप की सफाइयाँ, लेकिन ये रियलिटी है कि सब एक ही कश्ती के आप सवार हैं। हुकूमत पाने के लिए आप उसी कंधे का इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। नहीं देखिए, बात ये है कि अब नवाज शरीफ साहब तो वापस आए, वापस फिर कोर्ट में पेश हुए, मगर जो बात
आपने की सियासी जमातों के इकट्ठे बैठने की, देखिए ताली हमेशा दो हाथों से बचती है। इस पोलराइज माहौल में भी पिछले 4-5 सालों में जब पीडीएम की एक अलायंस थी या उस टाइम की अपोजिशन थी जिसमें हमारी जमात शामिल थी, पीपल्स पार्टी थी, काफ़ी दफ़ा पीटीआई के साथ एक बात करने का एक तरीक़ाकार या एक कोशिश की गई। और दो मिसालें मैं अक्सर देता हूँ जी। एक, आप मिसाल के तौर पर आप बालाकोट का इंसिडेंट देख लें। इमरान खान ने तो तब भी गवारा नहीं किया कि उस ब्रीफिंग में आ जाए, लोग कहते रहे कि आर्मी चीफ ब्रीफिंग दे रहे थे पार्लियामान में। दूसरा मौका था 16 माह की हुकूमत के अंदर जब फाइनली उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी जब दोनों जमातें बैठ गई थी इलेक्शन की डेट के ऊपर बात करने के लिए, एक आगे राह हमवार होने का कोई एक चांस था, वो इमरान खान ने हाथ खींच लिया। आज भी मैं समझता हूँ बिल्कुल कि सियासी जमातों ने ही आपस में बैठ के हर मसले को डिस्कस करना है, जिसमें जो मसाइल पीटीआई के लिए अहम है वो भी, जो जेयूआई के लिए अहम है वो भी, जो मुल्क के मसाइल हैं वो भी, जो चीज़ें हम समझते हैं अहम है वो भी, सियासी जमातों ने ही बैठ के ये चीज़ें हल करनी है। मगर जब आज भी अगर सिग्नल ये आएगा जी हमने इनसे इतनी बात करनी है, हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो देखिए फिर यहाँ पे कौन सी डिस्कशन की गुंजाइश रहती है। क्योंकि साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं, अलवी साहब ने शायद आज एक बयान दिया, पता नहीं हमारे पास है कि नहीं, कि घर के जो मालिक है उससे बात करेंगे, तो वो भी मेरे ख्याल है क्लियरली बता रहे हैं कि किससे बात करें। जी, तो ये रवैया है इस जमात का। देखिए पीटीआई का मुस्तकिल रवैया ये रहा है, मतलब कि आप मुझे बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना साहब हों, दीगर जो लोग सियासी कदकाठ के इस मुल्क में रहे हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने अक्सर मुल्क को एट सम पॉइंट, अब आप उनकी, हम सब जमातों की लीडर्स की सियासी पॉलिसीज़ पे, रिकॉर्ड पे तनकीद करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें एक्सेट्रा, बट ऑल ऑफ देम एट सम पॉइंट हैव सेड कि लोगों को इकट्ठे करना चाहिए ताकि हम मुल्क के मसाइल हल करें। और ये नेशनल एक्शन प्लान भी इसमें शामिल था 2013 से 18 में, जब नवाज शरीफ साहब ने इकट्ठे किया। इमरान खान साहब का एक बयान ऐसा नहीं है, उस शख्स ने आज तक कभी इस तरह की एक, जिसे कहते हैं, उन्होंने अपने कभी कोई इस तरह का एटीट्यूड नहीं शो किया। सलमान रकीम राजा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है बड़ा अहम भी है, और पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद भी यही तय करेगा केस का क्या वोटर्स जिसको इलेक्ट करके भेजते हैं उसका एहतराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या उसको टेम्परिंग की जा सकती है किसी फैसले के नतीजे में। वोटर्स जिसको इंतखाब कर लें, जिस पार्टी को वोट कर लें, सबसे ज़्यादा उसी को अहमियत दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने तय करना है रिजर्व सीट्स के मामले में। आपकी क्या राय है इसके? जाहिर है ये मामला इतनी अहमियत का है कि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की तो 76 साल तारीख की ये है ना कि वोटर गैर अहम है। जब कभी इलेक्शन का एक खेल खिलाया जाता है, फिर कोशिश यही होती है कि उसके नतीजे को जो है सल्ब किया जाए, वो उसके मुताबिक हुकूमत ना बनने दी जाए। तो ये फिर खेल चल रहा है। अब अदालत के सामने यही बात है, लेकिन पहले भी ये मामला कई दफा हमारे सियासी उफक पे आया है, लेकिन अभी तक हम ये फैसला नहीं कर सके, हमारे ये फैसला नहीं कर सके कि हमने वाकईतन इस मुल्क में जमहूरियत को चलने देना है या नहीं देना। जब हम मार्शल लॉ लगाते हैं वो तो लगाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो वक्त होता है उसमें भी पूरी कोशिश यही होती है कि आवाम की जो आवाज़ है वो जो है उभरने ना पाए, उसके मुताबिक हुकूमत बनने ना पाए। ये खेल चल रहा है, आज भी चल रहा है। और देखिए राजा साहब, लेकिन क्या इसकी शिकायत सिर्फ हमें वो फौजी जनरल से करनी चाहिए जो बड़ा ताकतवर पोजीशन में बैठा होता है, 1, 2, 3, या वो जो पॉलिटिकल लोग कंधे के तौर पर इस्तेमाल करके चाहते हैं कि उनका इक़्तिदार बचा रहे, बाकी पाकिस्तान के साथ जो कुछ मर्जी हो, टेंशन ही कोई नहीं है? ये इसमें सब कसूरवार हैं, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, सब ने एक ही रास्ता अपनाया है। तो हमें सारों को एक दफ़ा तय नहीं करना चाहिए कि हमें जमहूरियत चाहिए या नहीं चाहिए, तय कर लें बुनियादी तौर पर? ये देखिए, नहीं चाहिए ना, कहाँ चाहिए। इस वक्त आप ये देखिए ये हुकूमत क्या कर रही है। हमें ये कहा गया कि भाई इलेक्शन में आप कहते हैं आपके साथ धांधली हुई तो जाएं, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों में जाएं, अपने मुकदमे लड़ें, अपनी अपीलें। अब इन्होंने पिछले हफ्ते एक ऑर्डिनेंस जारी किया, पार्लियामान में जाना भी गवारा नहीं किया, जिसमें ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बनाएगा, और जब उसका दिल करेगा एक ट्राइब्यूनल से केस छीन कर दूसरे को दे देगा, अगर उसको लगेगा कि ट्राइब्यूनल ठीक काम नहीं कर रहा। कानून ये था इलेक्शन एक्ट 2017 के हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल होंगे। मुकम्मल तौर पे इन्होंने उस निज़ाम को तलपट कर दिया। तो नजर यही आता है कि ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जमहूरियत चले, इस मुल्क में आइन हो, कानून हो, जो धांधली हुई है उसको जाहिर किया जाए, उसकी दुरुस्तगी हो, और साथ कहते हैं ये बात नहीं करते। ये बिल्कुल एक मज़ाक़ खेज बात है कि हमारे साथ ये चाय नहीं पीते, बाकी हम सब कुछ करेंगे, हम इनका इलेक्शन लूटेंगे, हम अदालतों को तलपट करेंगे, हम वकीलों को नहीं चलने देंगे, लेकिन ये चाय क्यों नहीं पीते, हमारे साथ तस्वीर क्यों नहीं खिंचाते।
क्या ये क्या तस्वीर खिंचाएं? आपका रवैया किधर जमहूरी है? एक 16-17 जमातों वाली पार्टी को आपने हुकूमत दे दी, अब कोशिश ये है कि उसको 2/3 अक्सरियत दी जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देकर इनको रोका हुआ है और जो मुकदमा है उससे सब अब मुनहसर है। कल को अगर इनको ये सीटें, हमारी रिजर्व सीटें मिल जाती हैं तो ये आइन का आपको राजा साहब एक जस्टिस मुनीब अख्तर का एक शॉट है वो सुनाना चाहूँगा कि जो आज़ाद थे, वो उनका पीटीआई से ताल्लुक था, वो क्या कहते हैं उन्हीं की ज़बानी सुनिए, दिखाई। If a person files a nomination paper saying I belong to party X, attaches the certificate from that political party that they belong to PTI. Yes. Those people naturally stood for election and they got elected. How can rule-making power of the election commission go against the parent statute and impose this additional condition of election symbol? तो इससे तो जाहिर ये होता है जो लोग हमारे सामने नहीं हैं वो तो सारे पीटीआई के हैं, वो इंडिपेंडेंट के कॉन्टेक्स्ट में आ नहीं पाएंगे। Probably the election commission got confused. Yes. Symbol is only to facilitate a political party. Political party, even without a symbol, will still contest as a political party. इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैठ? Because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. अब जस्टिस अतर मिर्ज़ा के अल्फाज हैं कि एक पार्टी इलेक्शन सिंबल के बगैर भी पार्टी ही रहेगी, सिंबल सिर्फ उसको फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस के। मैं ब्रेक आ गई करीब, ब्रेक से वापसी के ऊपर इस पर बात करूँगा क्योंकि जज जो कह रहे हैं एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है उनके सुन के कि ये सारी बातें उन्हें मालूम भी है और वो बता भी रहे हैं। कोर्ट के अंदर बैठ के फैसले के अंदर क्या आएगा ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खोकर साहब, जो आपको स्टेटमेंट अभी जजेस की मैंने सुनवाई है उसमें मुझे जजेस के जहन में कहीं कोई भाव नहीं लगता। जस्टिस अतर सुनूँ तो वो कुछ कह रहे हैं, मुनीब साहब सुने तो वो कुछ कह रहे हैं, साथ मंदोखेल साहब ने पहले बोला, अभी काजी साहब ने भी इवन पीटीआई के बंदे पीटीआई के, सियासी जमात सिंबल सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए, सियासी जमात रिमेन सियासी जो रजिस्टर्ड पार्टी होगी। तो ये तो कंसेप्ट उनका बड़ा क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो मुझे कम नजर आ रही है। पूरे मुल्क में क्लैरिटी है, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी में क्लैरिटी है। तो कन्फ्यूजन कहाँ पर है? कन्फ्यूजन ये है कि जहाँ से इलेक्शन कमीशन ने अहकामात लेते हुए उन्होंने गलत फैसले किए, उन्होंने डिप्राइव किया सबसे पहले इलेक्शन सिंबल से तहरीक इंसाफ को, उस फैसले के ऊपर मोहर लगाई काजी फायज ईसा साहब की अदालत ने, और फिर जब वो लोग इलेक्ट भी हो गए, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हो गए, और पाकिस्तान के लोगों को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उनको सिर्फ इतना पता था कि फ़लाना शख्स उनके हलके में एक मखसूस जमात का तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। कई जगहों पे तो 3-3, 4-4 इलेक्शन सिंबल थे, कहीं बैंगन था, कहीं करेला था, कहीं चिमटा था, जूता पता नहीं क्या कुछ था। और उसके बावजूद हमारे मुल्क की बहुत बड़ी कसीर तादाद दही हलकों में रहती है। निशानात का समझाना एक बहुत बड़ा एक उम्मीदवार के लिए चैलेंज होता है। उसके बावजूद लोगों ने जब उस जमात के लिए वोट कर दिया। जस्टिस मुनीब के अल्फाज अगर सुने हो तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रबर स्टैम्प की तरह उसके ऊपर बोल दिया, और ये हमारी जुडिशल हिस्ट्री में ये अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखा जाएगा। ये फैसला एक जो हमारे आइन की जो स्पिरिट है, जो आइन हमारा जहाँ से शुरू होता है, वो इस चीज़ बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है कि ये मुल्क लोगों की, आवाम की ताकत से इलेक्ट हुए लोग इस मुल्क को चलाएंगे। ये बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा सारा निज़ाम खड़ा हुआ है। तौर पर वो वोटर है ना जो मुंतखब करता, पूरा सिस्टम आगाज़ तो वहाँ से होता है, उसका कोई नहीं मानता। बिलाल साहब, लेकिन ये वोट को इज्जत दो का नारा आपने भी बड़ा लगाया था, ये बुनियादी बात घूम फिर के वहीं पे आती है, उस वोटर को इज्जत देनी है जो आप देते नहीं है। आपको सूट करता था उस वक्त तो नारा लगाया, अभी आपने भी छोड़ दिया। इस फैसले ने शायद दोबारा उस वोटर को इज्जत देनी है। नहीं, देखिए बात यह है कि आज भी अब पीटीआई ने, और हमारा नारा जी वहीं पे कायम है, हम उसी तरह ही कायम है जी, बिल्कुल। उसमें आई डोंट थिंक हमारी इस एंड से किसी भी किस्म का 8 फरवरी को ख़त्म नहीं हो गया था ना? नहीं, देखिए हमने इलेक्शन लड़ा, हम तो खुद मुतमईन नहीं है जिस तादाद सीटों की हमें मिली है। वी ऑल्सो वांटेड अ बिगर एंड क्लियर मैंडेट। मगर देखिए जहाँ तक बात है इन सीटों की, देखिए पीटीआई ने खुद आंखें खोल के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, ये जानते हुए इनके कानूनदान बड़े अपनी तरफ से सारे वकला इनने फ्रंट रो पे भी बिठाए होते हैं। उस टाइम पे इनको ये समझ नहीं आ रही थी ये बात,
उसके बाद उन्होंने शोर मचाया नहीं जी हमारा ये है हमारा वो है। दे न्यू एग्जैक्टली द फैक्ट कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट्स कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया जनरल सीट्स पे, वो कोई उनके लोग ज्वाइन नहीं किए। दे न्यू दिस सिचुएशन एग्जैक्टली। साहब ने गुज़श्ता रोज इसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन दी, कहते हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उन्हें बताना चाहिए था, पहले उन्हें पार्लियामेंट्री पार्टी डिक्लेयर किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, फिर कहा कि नहीं तुम्हें रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी, तो वो कहते हैं आपको पहले बताना चाहिए था इन्हें। नहीं देखिए तो यही देखिए गुजारिश ये है कि इस तरह तो अब फुल कोर्ट है, दीगर रिमार्क्स आएंगे, रोज़ाना इस तरह चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब उनका तो क्लेम, सर आपने उनकी सीटें ली हुई हैं, अब ये सीटें हाथ से जाएंगी तो आप पोलिटिकली बहुत डैमेज होंगे, तैयार रहिए इस काम के लिए। देखिए बात ये इलेक्शन कमीशन ने ही फैसला किया, उन सीट्स का एक फेट डिसाइड हुआ, इलेक्शन कमीशन ने तयन किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं बनती, और उसके बाद जो रिमेनिंग जमातें थी पार्लियामान में उनको सीट्स एलोकेट की गई। अब आज देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। अगेन आई विल से दिस, और पीटीआई के दीगर साथियों के साथ में इन शोज पे बैठा हूँ, ये जानते थे कि ये इशू है, इसके बावजूद ये इसमें गए। इन्होंने कहा आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर लो, कल इस चीज को हम देखेंगे, और आज वो देख रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला, क्या ये एक गलत अप्रोच थी, दुरुस्त फैसला नहीं था सियासी जमात की जानिब से, पीटीआई की जानिब से? नहीं, कोई गलत नहीं थी। देखिए अब ये मामला चूंकि अदालत में है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा मौक़िफ़ था और है कि कोई आइन में कतगन नहीं है कि आप किसी ऐसी जमात को ही ज्वाइन करें, उसमें शामिल हों जिसने इलेक्शन लड़ा हो या जिसकी कोई सीट हो पार्लियामान में। देखिए ये मामला एक उसूल पर चलता है। उसूल क्या है कि जो सीटें मौजूद हैं पार्लियामान में, एक पार्टी की शक्ल में मौजूद हैं, आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शक्ल में मौजूद हैं, उनको मखसूस नशस्तों में जो ख़वातीन और अक़लियतों के लिए हैं उनमें उनको तनासब के हिसाब से अपना हिस्सा मिलना है। ये है उसूल। बाकी तमाम बातें जो हैं वो जुज़वी हैसियत रखती हैं, वो एक तरह से आप कह लीजिए प्रोसीजरल ज़ाब्ते की बातें हैं, लेकिन जो उसूल की बात है वो बिल्कुल वाज़े है। और हम इस बारे में बहुत वजाहत रखते हैं कि आइन में जो उसूल को मुरतब किया गया है और जिस उसूल की एक तरह से आप कह लीजिए हुसूल के लिए आइन खड़ा है, हम उस उसूल के तहत इन सीटों के हकदार हैं। और ये कोई खेल नहीं है, कोई लूडो का खेल नहीं है, कोई ये सांपों और सीढ़ियों का खेल नहीं है कि इस नुक्ते पे आ गए तो ले जाओगे, किसी और खाने पे आ गए तो आप नीचे चले जाओगे। उसूल ये है कि अगर हम एक जमात के तौर पे मौजूद हैं तो हमें हमारे तनासब के हिसाब से सीटें बहरहाल मिलनी चाहिए। आइन में इसके राजा साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में ये आज 13 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, पिछले 2 रोज़ की प्रोसीडिंग्स हमारे सामने आई है, उसमें कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंगली पूरी पाकिस्तानी कौम के अब तो सामने बहुत अच्छा फैसला है। मैं दोबारा शाबाशी दूंगा, जस्टिस सत्तर ने स्टार्ट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और काजी फायज़ ईसा का कि लोगों को बराह रास्त दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन जो है जस्टिस सत्तर कह रहे हैं वो वोटर बुनियाद है, सियासी पार्टी सिंबल उसका सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए सियासी जमात सियासी रहती है। जस्टिस मुनीब कह रहे हैं ये सारे आज़ाद भी पीटीआई वाले थे, इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने रबर स्टैम्प किया, ये फैसला काजी फायज़ा के बेंच का था, हेड वो कर रहे थे, तो जस्टिस मंदो खेल भी। तो हमें एक क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन नज़र आती है काजी साहब के दरमियान में और कुछ फेलो जजेस के दरमियान में। क्या आपने भी महसूस किया कुछ ऐसा? देखिए गुफ्तगू होती रहती है, जैसा कि मैंने कहा मैं इस मुकदमे में चूँकि ख़ुद शामिल हूँ, अगली तारीख़ पे मुझे बहस करने है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया। मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद मैं गया अदालत में, हाई कोर्ट ने हमें इलेक्शन कमीशन के पास भेजा। मेरा मौक़िफ़ यही था कि अगरचे आपने हमसे हमारा सिंबल छीन लिया है, बल्ले का सिंबल, लेकिन इसके बावजूद हम पीटीआई ही के उम्मीदवार हैं। हमने अपने जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए हैं उसके साथ टिकट जो लगाया है वो पीटीआई का जारी करता है। हमने अपने आप को पीटीआई का उम्मीदवार कहा है, लिहाजा हमें पीटीआई का उम्मीदवार तस्वुर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक तफसीली फ़ैसला लिखा, जो ये बहस हो रही थी या गुफ्तगू हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद वो फ़ैसला पढ़ के उनको सुनाया गया, तो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से ताज्जुब भी था और एक वजाहत भी आ गई कि हमें इलेक्शन कमीशन ने सब के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। और हमने जब इलेक्शन लड़ा तो हमें आज़ाद माना गया। इलेक्शन से पहले हमें सिर्फ वो सिंबल पेश किए गए जो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए थे, बल्ले का सिंबल उसमें था ही नहीं। ये मुमकिन ही नहीं था कि हम इनफरादी तौर पे बल्ले का जो निशान है वो ले सकते। तो ये तमाम बात अब वजाहत की जानिब बढ़ रही है। इसमें मलिक साहब अगर क्विकली मैं अगर एक नुक्ता ऐड कर सकूं, अगर आप इजाज़त दें, कि इसमें ये सिर्फ मामला सीटों का नहीं है, इसमें 2/3 अक्सरियत भी एट स्टेक है।
2/3 अक्सरियत, अगर ये सीटें हुकूमती इत्तेहाद के पास रहती हैं तो फिर इनके पास 2/3 अक्सरियत भी है, और उसी 2/3 अक्सरियत की बुनियाद पर फिर ये आइन के साथ खिलवाड़ भी करेंगे, आइन के अंदर नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। और एक शुबा है कि जिसमें ये बात बड़े काफ़ी लोग कर रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस की जो पोस्टिंग जो पोजीशन है वो टेन्योर बेस्ड कर दी जाए, 3 साल के लिए 3 साल के लिए कर दी जाए। तो ये मामला सिर्फ सीटों का नहीं है, ये मामला वहाँ पर भी अटका हुआ है कि ये 2/3 अक्सरियत आखिर हुकूमत क्यों हासिल करना चाहती है और फिर उसके पीछे मकासद क्या है। ये गवर्नमेंट के एंड पे ये मेलाफाइडी भी हो सकती है, ये मेलाफाइडी है, बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस हैं, तो ऐसे मौके पे वो कह रहे हैं कि टेन्योर बेस 3 साल कर देते हैं। जी बिल्कुल। और फिर सिर्फ यहाँ पर मामला यहीं पर नहीं रुक जाता, जो फॉर्म 45 और 47 की जो कंट्रोवर्सी है कि अब जिस तरह इस्लामाबाद में जो तीनों मुस्लिम लीग नून के एमएनएज हैं वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने से इनकारी हो गए। जैसे तारिक जहांगीरी के खिलाफ अब तो उन्होंने दरखास्त दायर कर दी ना, इलेक्शन चले गए हैं। अब मामला सिर्फ इतना है कि चले अली बुखारी साहब जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन जीते या शोएब शाहीन साहब जो असल में जीते, अगर उनके और हमारे और मेरे मैच कर रहे हैं फॉर्म 45 जो अदालत ने मैच भी किए और वहां पर वो मैच हो भी गए, तो आपके फॉर्म 45 जो आपके पास हैं वो किसी के साथ तो मैच करें। चले अली बुखारी साहब के साथ नहीं करते, शोएब शाहीन साहब के साथ नहीं करते, मुस्तफ़ा नवाज खोखर के साथ नहीं करते, जमात इस्लामी के उम्मीदवार के साथ नहीं करते, तहरीक बैक के साथ नहीं करते, किसी के साथ तो आपके फॉर्म 45 मैच करें। इसलिए तो उन्होंने कहा जज बदल जी हाँ, ब्रेक आ गया, ब्रेक ले। वेलकम बैक। अलवी साहब किससे बात करना चाहते हैं, दिखाइएगा। अच्छा, इस घर का मालिक कौन है? अच्छा, मैं बाहर माली से अगर बात करूंगा कि मुझे किराए पे चाहिए तो ये बता देगा यार मालिक से बात करो। चौकीदार से करें? चौकीदार से कर लूँ? चौकीदार अगर मालिक हो इस घर का, नहीं मुझे कोई इतराज़ नहीं। चौकीदार अगर इस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो वो बात कर ले। मगर सुनो ना, बात सोच लो, तो बात किससे करोगे? ठेले पर जो माल बेच रहा है उससे बात करोगे या दूसरी जगह जाकर कहोगे कि ठेले पर मुझे 2 केले चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि अगर मीडिया के ज़रिए मैं बात करता रहूँगा इस्टेब्लिशमेंट से और इस्टेब्लिशमेंट मीडिया के ज़रिए बात करती रहेगी तो बात होगी कोई? अच्छा, 2 साल 3 साल हो गए मीडिया के ज़रिए बात हो रही है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, तो ऐसे बातचीत नहीं। बिलाल साहब, आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट की गुफ्तगू सुन के अच्छा लगा होगा। ठेले वाला और माली उससे नहीं बात करेंगे। असल में तो जी इन्होंने पूरे अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दौर के अंदर पीटीआई के कारकुन मुस्तकिल रहने का सबूत पेश किया है। इस पे मैं उनको दाद ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि ये तो यकीनन जो बात करें इस पर इनकी कंसिस्टेंसी रही है। क्योंकि यही वो शख्स था जिसने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद, जब इमरान खान ने बार बार दावा किया कि बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई है, वही बाजवा साहब जिनको पहले ये कहते थे कि इनसे बेहतर डेमोक्रेट कोई नहीं है, टीवी पे भी आके कहते थे, तो उन्हीं बाजवा साहब के साथ फिर उन्होंने एक मुलाकात की जब ब्रोकर की आरिफ अलवी साहब ने वाइल्स्ट ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पहले चल के आर्मी हाउस गए, उनसे बात की, फिर प्रेसिडेंट हाउस में 2 मुलाकातें इमरान की करवाई, और उसी मुलाकात के तहत इमरान खान साहब ने फैसला किया उन्हीं बाजवा साहब के कहने के ऊपर कि उन्होंने केपी और पंजाब की असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है। ये एतराफ़ इमरान खान साहब ने टीवी पे किया। तो देखिए, ये वो शख्स हैं और ये वो जमात है कि आज भी ये बात इसलिए चाहते हैं कि आज फिर से वो बैसाखियों की तलाश में, उन्होंने किसी और से इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि वो उसी बैसाखी की तलाश में, जिस पे इनकी प्री गवर्नमेंट टाइम भी चला, इनके धरने भी चले, इनकी कुर्सियां भी लगाई गई, इनका टीवी कवरेज भी हुए, इनकी हुकूमत भी चलाई गई, इनके मुंह में नवाला डाला गया, जब चबाना नहीं आता था तो जबड़ा भी इनके लिए हिलाया गया। ये वो लोग हैं। तो देखिए, आरिफ अलवी साहब जबड़ा अपना खुद ठीक कर लेंगे। तो आरिफ अलवी साहब ने यही बात करनी है और यही बात इमरान खान के बयानात में भी आई है, यही बात इनके लोग अदरवाइज। राजा साहब, ये माली वाले और वो ठेले वालों की मिसालें और घर के मालिक से करने वाली बातें, मेरे ख्याल में आप सियासी लोग हैं, सियासी तौर पर एक दूसरे से इंगेज करते तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, उसूल के तौर पे तो हम ये बात कर सकते हैं, सियासी लोगों को बात आपस में करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हमारी बात का बिलाखिर उनकी कोई वक़्त नहीं होती। हम जो मर्ज़ी आप आपस में बैठें, जफ्फी मार लें, जमहूरियत के लिए नारे बुलंद कर दें, कल इलेक्शन होगा, वो आएंगे उठा के सब तलपट कर देंगे। आप 1,00,000 की लीड से जीते हैं, आप 50,000 की लीड से जीते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। टीवी मीडिया बंद हो जाएगा, ट्विटर एक्स बंद हो जाएगा। ये सियासत की बातें तो नहीं हैं। वो ठीक कह रहे हैं आरिफ अलवी साहब कि इनके हाथ में क्या है जिस पे हम इनके साथ गुफ्तगू करें, जो इनके अब मालिक हैं। और आप अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 76 साल से वही मालिक हैं, हर हुकूमत पे वही हावी होते हैं। तो जब तक उनसे बात नहीं होगी कि भाई आप हट जाइए,
और ये बात हर शख्स, हर जमात अपनी सतह पे कर सकती है, लेकिन इनकी इस वक्त कोई हमें नीयत नज़र नहीं आती। ये तो बहुत खुश हैं कि हम तमाम निज़ाम पे गालिब हों, उनकी पुश्तपनाही से अदालतों को बंद करें, मीडिया को बंद करें, उसको दबा दें। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि 8 फरवरी को जिस तरीके से डाका डाला, जो राजा साहब का जो आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट इसलिए मेरे नज़दीक इसलिए वैलिड नहीं है कि अगर आपने 9 मई ना किया होता तो पूरा मुल्क सड़कों पर होता। तो अपने हिस्से की गलतियों को भी तस्लीम करें, सिर्फ सियासत पर फोकस रखें। सियासत पे आप फोकस रखेंगे, आज इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई है, उस लड़ाई का फल आप ही ने खाना है। 2 हफ्ते बाद बजट आ रहा है, 18% सेल्स टैक्स लगना है, बिजली गैस की कीमतें महंगी होनी है, सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो 17 लोगों के साथ अगर बेनज़ीर एक ऑपोजिशन करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आगे लगा सकती है, तो आप 92 लोगों के साथ क्यों ऑपोजिशन नहीं कर सकते? मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, बिलाल अज़हर कियानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।